इक्वल्स टू r इंटू जेड का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ऐसा ये हम लोगों ने देखा था। चलो जल्दी से लिखो इस पर एक बेस्ड और भी प्रॉब्लम। सपोज दिस वन इज n1 n2 n3, any electron is jumping from n2 to n1, n3 to n2, or one electron is directly jumping to n3 to n1. Suppose this is lambda 1, this is lambda 2, and this is lambda 3. What is the relation between lambda 1, lambda 2 and lambda 3? So in this case, suppose this is first transition, second transition, and this is electronic transition third. What actually you can write, delta E1 plus delta E2 equals to delta E3. So this is Hc upon lambda 1, Hc upon lambda 2, Hc upon lambda 3. खत्म. Hc कट गया. So this is 1 upon lambda 3 equals to, sorry, Hc कट गया है, lambda 1 1 upon lambda 2. Okay, lambda 1, lambda 2, lambda 3 में this is the relation. They are just like resultant resistance of two parallel सर्किट्स के लिए टाइप का था, ऐसा 1/r1 plus 1/r2 equals to 1/r ऐसा करके है ना. So this is lambda 1 plus lambda 2, lambda 1, lambda 2. This is lambda 1, lambda 2 upon, this one is the relation. Whenever any electron jumps from directly n3 to n1 ऐसा, and if it is jumping in sequential manner in the sense n3 से n2, n2 से n1, जो भी हो जाए energy will be same. Okay, first thing. Second thing, चलो जल्दी से नोट करो. Now the most important one is again ionization energy. Ionization energy, ये क्या था? Energy required to remove an electron. Energy required to remove an electron कहाँ से? Energy required to remove an electron from outermost shell. From isolated लिखूं तो और भी अच्छा है. Isolated gas atoms जो भी है, from outermost shell. ठीक, तो ये क्या था? डेल्टा E इक्वल्स टू 13.6 और 21.76 into 10⁻⁻19. This is Z का स्क्वायर. ऐसा, तो दिस डेल्टा E का वैल्यू क्या होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा भाई? हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट है, तो n1 वैल्यू मस्ट बी 1. फर्स्ट शेल में रहेंगे ना. दे आर हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम. They are having only 1 electron, means they are present in the first shell. First shell का मतलब this is fixed one, n1 का वैल्यू 1. Now एटम के बाहर निकाल करके रख दिया. एटम के अंदर ही इनफिनिट होता था. लास्ट सेल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n2 इनफिनिट हो गया है ना. तुमने निकाल करके बाहर ही कर दिया, अब वो कभी अंदर नहीं आएगा. तो
this is ऐसा 13.6 z का स्क्वायर 1 upon square 1 upon infinite का स्क्वायर, तो दिस बिकम 13.6 z का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ठीक, 2017 में इस पर बेस्ड प्रॉब्लम आया, नीट जेईई मेंस वगैरह आईआईटी में बहुत पहले आया इस पर। वो पूछते हैं हाइड्रोजन के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हीलियम के लिए कितना हो जाएगा? फॉर हीलियम प्लस के लिए क्या हो जाएगा? 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर। लिथियम प्लस के लिए कितना हो जाएगा? 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर। बस। एनी प्रॉब्लम प्लीज? Important one, this is important one, फास्ट लिखो सभी लोग। अभिषेक, कोई प्रॉब्लम? हो गया क्या? चलो भाई, तो कुछ नहीं बल्कि हीलियम, आईआईटी में नीट में ऐसे ही प्रॉब्लम्स आएंगे कि व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हीलियम 2 प्लस, हीलियम 1 प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, लाइक दैट, एंड बिकम सिंपल वन। ठीक है, चलो आ जाओ। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वन, या इसी का लास्ट वन इज नथिंग बट, क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। Number of spectral lines when electron jumps from nth shell to first shell। तो इसके बीच में बहुत सारे लाइंस आ सकते थे, बट ये वाला बोल रहा हूँ, इसके बीच में ये वाला भी हो सकता था, ये वाला भी हो सकता था, यहाँ तक कि ये वाला हो सकता था, फिर से ये जंप करना स्टार्ट करेगा यहाँ तक। तो टोटल नंबर इफ यू आर काउंटिंग देन इट बिकम n-1 into n upon 2। दूसरा, when it jumps from n2 से n1, फॉर एग्जाम्पल बोल दूं, 50th सेल से it is jumping from 7th cell। suppose it is jumping from 12th cell to 2nd cell,
तब मैं ये नहीं लगा सकता, है ना फॉर्मूला। देन इट बिकम n2 minus n1 plus 1 divided by 2 when electron is jumping from n2 to n1। चलो जल्दी से फास्ट। Now let us come to de Broglie hypothesis। de Broglie hypothesis। de Broglie hypothesis में क्या था, हम लोग ने बोला था कि whenever any particle is moving then it will always move in किस में, वेव फॉर्म में मूव करेगा, है ना। that is nothing but specially proved dual nature। it is showing dual nature। वो क्या है, पहला तुमने पार्टिकल नेचर लिया, then energy will be m into c का स्क्वायर बाई आइंस्टाइन। दूसरा अगर तुमने वेव नेचर लिया, वेव नेचर में एनर्जी बिकम एच सी बाई लैम्डा। ये प्लैंक्स क्वांटम थियरी से था, एच सी बाई लैम्डा। दिस इज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन and this is according to Planck's quantum theory। दोनों को मिक्स किया, you will get both are equal, hc by lambda is mc का स्क्वायर, c कट गया, h upon lambda is m into c is replaced by suppose velocity, then this become h by lambda equals to h into v, sorry, h upon lambda equals to m into v, lambda equals to h upon mv। तो बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम आए हुए हैं कि इस पर इससे मूव कर रहा है तो व्हाट विल बी लैम्डा इफ दिस इज द वेलोसिटी या दिस इज द मोमेंटम। ओके, झाला का? अब आप कुलकर्णी हुआ क्या? भक्ति स्क्वायर चलो भाई, यस। तो इस पर बेस्ड और कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डिराइव करके दिया था, मैं फिर से कर दे रहा हूं। क्या था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv का स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv का स्क्वायर, देन 2 into काइनेटिक एनर्जी इज m into v का स्क्वायर। m से ऊपर और नीचे तुमने मल्टीप्लाई किया, देयर विल बी नो इफेक्ट। So this is 2m kinetic energy equals to m into v का स्क्वायर
ये तुमको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के टीचर ही करा करके देंगे, बहुत अच्छे हुए तो वही lambda changes into this one. This is the formula number second. Now next one, मैंने बोल दिया if any charge is accelerated by potential V naught, then ठीक है, तो वही lambda become Q is the charge. तो ऑलरेडी ऐसा मेरे पास आया है कि one proton that is charge E and alpha particle that is charge is 2e, mass is proton का p ले लिया and mass of alpha particle is 4p, both are accelerated by suppose 5 volt 10 volt 10 20 ऐसा करके already this problem is in NEET but in physics तो बोलता है what will be ratio of ऐसा करके। चलो एक प्रॉब्लम ले ही लिया जाए। प्रोटॉन accelerated by 10 volt, alpha particle is suppose accelerated by 20 volt, then lambda of proton lambda of alpha का ratio will be। तो मैं एक लाइन में यहीं पे करता हूं h अपॉन, क्योंकि अब इतना तो हम लोग को आने लग गया है। दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन 10 into चार्ज ऑन प्रोटॉन इज E, डायरेक्ट रेशियो ले लो अल्फा पार्टिकल का h अपॉन 2 4 into mass of proton into 20 charge on proton is charge on alpha particle is 2e। बस चलो बताओ सभी लोग जल्दी जल्दी, व्हाट इज द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर फाइनल आंसर प्लीज। H कट गया, 2 कट गया, MP मास ऑफ प्रोटॉन कट गया, E कट गया, फाइनली यू विल गेट 4 into 20 into 2 divided by 2 MP कट गया, सिर्फ 10 बचा बस। तो you are having 10 ऊपर से कट गया, 4 into 2 into 2 is to 1, that is 4 is to 1। Any problem? तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वन, if any mass is accelerated or kinetic energy is
due to heat, this kinetic energy become 3/2 kT. So this lambda equals to h upon under root 2 mass 3/2 kT. 2 कट गया. You are having m k into t. Okay. अभिषेक, कोई प्रॉब्लम? बहुत टफ जा रहा है क्या? क्यों भाई सभी लोग? चलो आ जाओ नेक्स्ट. ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये सब तो केमिस्ट्री में था नहीं, कहां से आ गया? बोलो सौरभ. दगड़े, काय प्रॉब्लम रे? ऐसा नहीं कि ये सब केमिस्ट्री में तो था नहीं, कहां से आने लग गया? तो K is Boltzmann constant, that is R upon Na. R is 8.3 क्योंकि एनर्जी के फॉर्मेट में डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर. तो इसको तुम करोगे that is approximately 1.32 करके आता है into 10 raised to power 23, सॉरी -23. ठीक है, that is K का वैल्यू नॉर्मल. उसके आगे आ जाओ जल्दी से. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था? तुम, अब मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं. इट इज इम्पॉसिबल, क्या था? इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर change in position, change in momentum simultaneously. Then delta x into delta p is always greater than h upon 4 pi. Delta x into delta p is always greater than h upon 4 pi. है ना? डेल्टा एच इज चेंज इन पोजिशन, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम. तो यही प्रॉब्लम और कैसे देगा, जो कि मेरे पास जेईई मेंस और अभी 2019 में इसी पर थोड़ा सा अलग करके स्टेटमेंट बेस दिया था. अभी स्टेटमेंट बेस दिया है तो इसका थोड़ा और भी फॉर्मेट में करके देगा. वो कैसे करके दिया ये देखो, वो कैसे करके दिया ये देखो. डेल्टा एक्स डेल्टा पी क्या होता था? चेंज इन मोमेंटम. ऐसा आ गया. तो नाउ यू कैन राइट मास इज नॉर्मली कांस्टेंट. ऐसा कोई जरूरी नहीं मास कांस्टेंट है. तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा क्या, रॉकेट का, रॉकेट आगे आगे बढ़ता जाता है तो उसका पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी है, लिक्विड ऑक्सीजन जो भी अंदर भरा है, डेट इज वो धीरे धीरे करके फिनिश होता जाता है. जैसे जैसे मास कम होता जाएगा और स्पीड बढ़ता जाएगा, है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन. तो वैसे ही यहाँ पे या एक ट्रॉली है या एक टैंक है, ये टैंक में तुमने होल कर दिया तो ये जब पानी नीचे आता जाएगा तो पूछेगा कि इसकी वेलोसिटी कितनी होती जाएगी, है ना, जब वो हाफ ऑफ द टैंक खत्म हो जाए, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ जाएगी. चलो जो भी है फिजिक्स.
तो this is what rate of change of velocity is called as nothing but acceleration. ये किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है तुम्हारा. Now mass into acceleration is nothing but force. Now force into displacement is nothing but work done. जो भी है h upon 4 pi. So work done is a form of energy delta E into delta T is always greater than h upon 4 pi. तो ये सब आ सकता है. एक तो तुम्हारे पास ये हो गया, मास के टर्म्स में हो गया, एक्सेलरेशन के टर्म्स में हो गया, एंड दिस वन. प्लीज राइट डाउन फास्ट, और उसके बाद हम लोग इस पर प्रॉब्लम करते हैं. ऐसी भी कोचिंग्स है, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर इज मीनिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहां पे बच्चों को सबसे ज्यादा समझ में आता है 11th क्लास में, इसलिए उसी को पढ़ा के छोड़ दिया जाता है हैप्पी रखने के लिए. उनको पता है 1s2 2s2 2s3 30 तक किए तो हैप्पी हो गए. करते करते पूरा लेक्चर निकल करके आ गया, नेक्स्ट डे आए फिर से वैसा ही करवा दिया. स्टूडेंट भी हैप्पी, उसको लगता है मुझे सब आने लग गया, और उसके बोर्ड एग्जाम में भी वही 2 प्रॉब्लम आ गए. बट कंपटीशन का तो बिल्कुल ही अलग ही है गेम. चलो आ जाओ फास्ट. तुमसे बोल दे कि दिस इज द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इफ डेल्टा x and delta p are equal, then find out डेल्टा x. देखो जल्दी से क्या होगा. कुछ नहीं बल्कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई. तो डेल्टा x और डेल्टा p अगर दोनों इक्वल है तो जो निकालना है उसके बराबर रख दो. तो दिस बिकम डेल्टा x का स्क्वायर ऐसा. So this delta x will be always greater than h upon 4 pi. ओके इसी प्रॉब्लम में बोल देता डेल्टा x एंड डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी दोनों का सेम हो जाता. सेम प्रॉब्लम. तो एक प्रॉब्लम जो अभी हमने किया ये नीट में आया है, आईआईटी जेईई मेंस में क्या आया. नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी के लिए बोल रहा है कि इफ डेल्टा x एंड डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी आर इक्वल. कुछ नहीं, मोमेंटम को चेंज कर लो बस. 6:30. अरे आई मी आवाज सुद्धा दिला. अरे तनिष्का कमेंट्री हो रही तेरी यहाँ पर भी. सो डेल्टा यहाँ पे तुम क्या लिख सकता था. भाई जिन लोगों ने ब्रश मंजन करके नहीं बैठा है टेस्ट पेस्ट, मम्मी पापा से बोले उनकी बेइज्जती यहाँ पे ना करें. पूरी क्लास को ना बताया जाए कि आपने अभी तक ब्रश नहीं किया है.
वेलोसिटी सेम है तो डेल्टा एक्स के बराबर रख दिया, हो गया। तो m इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर, उधर आगे h/4 पाई है, तो नाउ आई एम राइटिंग डायरेक्टली, कुछ नहीं था, एक्सप्रेशन इज सेम, ओनली डिफरेंस इज, अच्छा तुमको परेशान करने के लिए ये 4 को बाहर निकाल करके रख देगा। ओके चलो आ जाओ जल्दी से, नेक्स्ट वन। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस वन वाज द प्रॉब्लम। स्टेटमेंट इज if change in position and change in velocity are equal, then find out change in position या change in momentum और change in velocity, जो भी बोल दे doesn't matter। तो ये भी आ चुका है, तो ये फ्यूचर में आएगा तुम्हारे पास, क्योंकि जेईई मेंस में दोनों आए हुए हैं। Shall I move forward? सौरभ, कोई प्रॉब्लम? No, sir. शिवानी from Bareilly. Yes, Bhavani from Agra. Saurabh from Mirzapur. कोई प्रॉब्लम किसी को भी? आयुष कुमार from मिर्जापुर। आवाज आ रही है क्या मेरी सब लोगों तक? Yes, sir. आ रही है आवाज। ठीक ठीक है, चलो भाई, नाउ द नेक्स्ट वन। और अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट वन। सोचो मैं प्रॉब्लम को ही इम्पोर्टेंट बोल दे रहा हूं, तुमसे बोल दूं कि एनी इलेक्ट्रॉन, जल्दी से लिखो, एनी इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन, अच्छा ये सब ड्रॉबैक था किसका? बोर्स एटॉमिक मॉडल का। उन्होंने डुअल नेचर नहीं लिया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं लिया। क्यों? उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड एंड स्टेशनरी पार्ट। नो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि फिक्स्ड नहीं है, देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड ऑलवेज अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, दैट इज द वेलोसिटी। इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता कि इट इज मूविंग इन द फिक्स्ड एंड स्टेशनरी पाथ। तो इफ एनी इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन फिफ्थ शेल, मेरे पास आईआईटी में ऑलरेडी थर्ड शेल के लिए आया, then number of wavelengths will be, जल्दी से बोल लो, ऑलरेडी डिराइव्ड। भी जो पीछे वाला टेस्ट हुआ है, हाईएस्ट मार्क वाज फॉर प्रज्ञा आप्टे 154, बाकी कोई भी 130 140 क्रॉस नहीं किया है। चलो भाई, एनी इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द फिफ्थ शेल, मैंने पहले ही बोला है कि दो, या बोल दूं एनीवन हु इज क्रॉसिंग 170 प्लस इन नीट केमिस्ट्री 2021, he will be awarded with 1 lakh rupees cash prize by me। और कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, 170 क्रॉस करना इज नॉट अ बिग डील। वो भी वो लोग जो लोग मुझसे 2 साल पढ़े हुए हैं। 140 150 के नीचे आता है तो मुझसे पढ़ना भी बेकार है। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। ये क्या है? न्यूक्लियस के अराउंड ये सर्कल था, तो इसका रेडियस कितना होगा? 2 पाई r, दैट इज सर्कमफेरेंस।
if radius is r. ये थ्रेड रख दो, थ्रेड तुमने थ्रेड को ऐसा रखा, वही r रेडियस का, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था? कोई छोटा भाई बहन था, उसने मजाक में ये थ्रेड को मार करके अंदर कर दिया उसने, और इस वाले थ्रेड पोर्शन को उसने उठा करके बाहर कर दिया। ओहो यार, मैंने गलती से पूरा पेज ही रब कर दिया, बट इसमें कुछ था नहीं, सॉरी यार। चलो जो भी था, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर ये मूव करेगा तो, है ना, तो मैंने बोला कि ऐसा होना चाहिए, बट डी ब्रॉगली उन्हीं का स्टूडेंट नील बोर का, उन्होंने प्रूव करके दिया कि उनके गुरुजी ने जो एस्यूम किया है क्या, दैट इज mvr इक्वल टू LH अपॉन 2 पाई, वो करेक्ट है। उन्होंने एज्यूम किया था, उनके पास देयर वाज नो प्रूफ। डी ब्रॉगली ने प्रूव करके दिया कि उनके गुरुजी ने जो भी लिया है वो बिल्कुल सही है। तो वही जो भी यहाँ पे रेडियस r का सर्कमफेरेंस 2 पाई r है, लेंथ, अब बोल रहा है कि ये ऐसे है, मतलब जो थ्रेड था तुमने इधर इसको स्ट्रेच कर दिया और इधर वाले को प्रेशर लगा करके ऐसा कर दिया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। वो वेव कैसा है? वो वेव ऐसा है, ठीक। तो ये बिल्कुल सही है, उनका एजम्पशन था नील बोर का, ठीक। तो दिस इज नथिंग बट सपोज लैम्डा, ऐसे ऐसे एज्यूम करो x नंबर ऑफ waves are formed। मैं अभी डिराइव करके दे दूंगा, बाद में इन जनरल प्रूव कर लेंगे हम। नो, इन जनरल आई एम प्रूविंग एंड यू मस्ट रिमेंबर इट, वैल्यू इज फिक्स्ड ऑलवेज। तो ऐसे ऐसे सपोज x that is 1 2 3 4 5 6 up to 10, what not up to 10, whatever is the number of waves are formed, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r, यहां वाला r, यही क्या हो रहा है x लेमडा है। लेंथ तो उतना ही होगा ना, तुमने मार करके इधर अंदर बाहर कर दिया बस, ठीक। नाउ डी ब्रॉगली से, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, पूरा नहीं लिख रहा हूं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ले लूंगा तो बच जाओगे, लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन mv, उठा करके वैल्यू पुट कर दो, this one in this one, so you will get mvr equals to lambda, ओके। यहाँ पे आ गया x, lambda is h अपॉन mv, तो ये क्या हो गया, रीअरेंज करो बेटा, mv को ऐसा लेकर के आ गया, रीअरेंज कर दिया, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ कंपेयर इट विथ comparing with Bohr's atomic model, comparing with Bohr's atomic model, वो क्या हो जाएगा, वहां पे था mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो,
अगर मैंने इन दोनों को कंपेयर कर लिया तो कंपेयरिंग सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, ये देख लो, n का वैल्यू x हो गया. What was n? n was the shell number. इसका मतलब है जिस शेल में मूव करेगा उतने नंबर ऑफ वेव्स बना करके देगा. तो फिफ्थ शेल में मूव कर रहा है तो 5 वेव्स बनेंगे. प्लीज राइट डाउन फास्ट. दिस इज द इंपॉर्टेंट वन. Total number of waves formed will be nothing but x. x is nothing but shell number. थर्ड शेल में आया था आईआईटी के लिए बहुत पहले, उठा करके नीट ने रखा. बाय द वे फिर से आ जाए, फिफ्थ शेल में मूव कर रहा है तो किस में मूव करेगा? जिसको बहुत अच्छे नीट में मार्क्स लेने हैं तो जेई मेंस के सारे प्रॉब्लम्स, दैट इज जेई 45 इयर्स के बुकलेट में ऑब्जेक्टिव्स लगा करके जाए. ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, मैं गारंटी के साथ देता हूं मोर देन 35 प्रॉब्लम्स तुमको सिमिलर प्रॉब्लम मिलेंगे. आई एम नॉट सेइंग सेम, आई एम सेइंग सिमिलर. वो भी बड़ी बात है ना. सोचो मैंने क्या बोल दिया. चलो आ जाओ प्लीज, फास्ट रे बाबा फास्ट. अच्छा, डेल्टा पी डेल्टा एक्स में प्रॉब्लम कैसे आएगा? सिंपल प्रॉब्लम. मेरे पास जो टेक्स्ट बुक सीबीएसई टेक्स्ट बुक है, महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक है, उससे ही प्रॉब्लम उठा करके रखा बिल्कुल. और वो तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था, तो किसी भी टेक्स्ट बुक का उसको बोल सकता था. उन्होंने बोला था कोई क्रिकेट बॉल है, वो 100 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो उसका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना होगा. खत्म का. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन h upon 4 pi. h is Planck's constant, that is nothing but 6.6 into 10 raised to power minus 34. All are must be in MKS system. Okay, चलो आ जाओ जल्दी से. और प्रॉब्लम कैसे आ सकता है? नेक्स्ट देखो, इधर देखो सभी लोग. तुमसे बोल दे कि कोई भी पार्टिकल है, सपोज इट इज मूविंग विथ 200 मीटर पर सेकेंड, वॉट एवर इज, और बोल दे विथ एक्यूरेसी ऑफ 5%. ऐसा प्रॉब्लम जो नहीं आया है, नहीं है तो कर लो, नहीं आया तो कर लो. लिखो 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 लिखो. इफ, अच्छा कल संडे है, कल लेक्चर रहेगा, ठीक. वेडनेसडे को हम लोगों ने ऑलरेडी टेस्ट टाइमिंग रखा हुआ है, और संडे को मैं टेस्ट फिजिकल केमिस्ट्री का भी भेजूंगा. थ्योरी, दैट इज रिटन, हैंड रिटन. और जो मैं फुल सिलेबस लूंगा वो हम लोग जा करके कहाँ पे दे सकते हैं? कोचिंग में. अगर ये भी कोचिंग में जाकर के देना चाहते हो तो नॉट एन इशू. हाँ ठीक है ना. तो चलो भाई, क्रैश कोर्स में जो वेडनेसडे है उस दिन है तुम्हारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर. जो भी सीरियसली अटेंड कर रहे हैं वही लोग दे, नहीं बाहर चले जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये कोई फोर्स नहीं है कि आपको अटेंड करना है, ठीक है ना, जिसको भी लगता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि मंदिर के घंटे की तरह जब आओ तब हिला करके चल दो, ऐसा नहीं होगा. करना है सीरियसली अटेंड करो, नहीं तो मत करो. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आउट ऑफ 84 टोटल सिर्फ राइट नाउ 44 इस टाइम पे लोग हैं, कभी 54 कभी 60 ऐसे करके होते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. तो वेडनेसडे को एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट रहेगा,
और मैं जो टेस्ट पेपर बना करके दे रहा हूँ वो लिख करके ले लो, वो बहुत ही यूजफुल रहेगा तुम्हारे लिए। कुछ मत करो, एक एक प्रॉब्लम को घर पे सॉल्व कर लो। नहीं आता है टेस्ट में कोई बात नहीं, पहले टेस्ट दे लो। मेरा टेस्ट देने पर नहीं आता है, नॉट एन इश्यू, कोई बड़ी बात नहीं है। बट उसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर के प्रॉब्लम नंबर 45 तक फिर से आराम से सॉल्व कर लो। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम मस्ट बी सॉल्व। अगर तूने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया लिख लिख करके एकदम अच्छे से, मैं बता रहा हूं इधर उधर से नहीं आएगा, क्लियरली अप टू जेईई मेंस एंड नीट। मैं जेईई मेंस तक बोल रहा हूं, जेईई एडवांस नहीं, ठीक है। जेईई एडवांस इज वन प्रॉब्लम इज कंसिस्टिंग ऑफ 4-5 कॉन्सेप्ट्स, है ना, ऐसा करके दैट विल हेल्प यू। बट आई एम नॉट सेइंग कि उसमें भी इतना ही एक्सटेंसिव वे में मैं तुमको उतना बोलूंगा कि क्या बोलते हैं इतना आएगा ऐसे आएगा, नो। बट जेईई मेंस नीट तक के लिए मैं तुमको सियोरिटी देता हूँ। चलो आ जाओ, तुमसे मैं बोल दूं कि इफ अभी ज्यादा तुमको लग रहा है बोल करके, मैं ज्यादा बोलूंगा तुमको लगेगा कि क्या है ये हर कोई बोलता है, ज्यादा नहीं। अभी इसी संडे को जेईई मेंस का पेपर है, तुमको आइडिया लग जाएगा कि मैं सही बोलता हूं कि गलत बोलता हूं। श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं। चलो, इफ एनी पार्टिकल, तो अभी तक तो ऐसा ही हुआ है, इन फ्यूचर भी होगा। इफ एनी पार्टिकल इज मूविंग विथ, जो भी है वेलोसिटी ले ले, कितना 300 किलोमीटर पर आवर। आई सेड इट मस्ट बी इन एमकेएस सिस्टम, याद है, विथ, चलो अनसर्टेनिटी बोल दिया, with uncertainty of 10%, then find out change in momentum। मास कितना ले लिया जाए, सपोज 100 ग्राम। आ जाओ, चलो जल्दी करो, लवकर। फाइंड आउट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। कल हम लोगों का हार्डली 10 to 15 मिनट में एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म होगा, देन आई विल स्टार्ट गैसियस स्टेट। So this is nothing but delta x into delta p is greater than h upon 4 pi। तो वेलोसिटी का डेल्टा v निकालना है बेटा, कितना 300 का 10% is nothing but 30 किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इतना आ गया। बोलो कितना आया जल्दी से, 5/18 हुआ करता था। फिजिक्स में जरूर बताया गया होगा। बस फिर क्या रह गया है, डेल्टा एक्स मास मस्ट बी इन एमकेएस सिस्टम, है ना, एंड दिस इज h का वैल्यू रख दो 6.6 into 10 raised to power minus 34 डिवाइडेड बाई 2 पाई का वैल्यू 3.14, खत्म। एक निकालना है, अब ये घर से कर लेंगे। तुम लोग आईआईटी एडवांस वगैरह के लिए होते तो मैं बोलता कि ये क्यूब में मूव कर रहा है, देन
या किसी स्क्वायर में मूव कर रहा है, किसी सर्कल में मूव कर रहा है, देन व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन दिस करके, बट जरूरत नहीं है अभी। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। तो वहां तक मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि मैंने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है सब अभी तक। केमिस्ट्री में भी था, फिजिक्स में भी होगा। पिछली स्लाइड दिखाइए ना, ये लो। जाला, हाँ, तुम लोग मराठी में ही लिखा करो। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ ठीक है ना। चलो, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम में पहले बोला एटम डिवाइड नहीं हो सकता, बाद में एटम डिवाइड हो सकता है। एटम डिवाइड हो सकता है तो बाद में ये आया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है एटम के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड एटम में, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है ना। रदरफोर्ड में उन्होंने बताया ही नहीं था ना कि कहाँ मूव कर रहा है, उन्होंने बोला सिर्फ मूव कर रहा है। तो इसीलिए तो बोल रहे थे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जाकर के किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग अगर ऐसा नहीं था, पोजीशन डिसाइड नहीं करेंगे तो। बाद में नील बोर ने लिया, नहीं भाई, दे आर मूविंग इन द फिक्स्ड एंड स्टेशनरी पाथ जस्ट लाइक उसेन बोल्ट इज इलेक्ट्रॉन रनिंग इन द ट्रैक, ऐसा करके फिक्स्ड ट्रैक में भाग रहे हैं, उन्होंने ऐसा बोल दिया। बट बाद में नहीं रे बाबा, कोई पार्टिकल मूव करेगा वेव फॉर्म में मूव करेगा। तो उनके अकॉर्डिंग तो वेव का कोई टर्मिनोलॉजी ही नहीं था, किसके, नील बोर। बाद में आया कि अगर वेव फॉर्म में भी या कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है इन एनी फॉर्म, दैट विल बी ऑलवेज, या बोलूं देयर विल बी ऑलवेज अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। इसीलिए आया वेव के फॉर्मेट में मूव करता हुआ। न्यूक्लियस 3 डायमेंशनल में है, जस्ट लाइक डायमेंशन न्यूक्लियस इज क्रिकेट बॉल। सपोज क्रिकेट बॉल, अगर क्रिकेट बॉल के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो व्हाट विल हैपन, वो भी किसमें, 3 डायमेंशनल वेव फॉर्मेट में, 3 डायमेंशनल वेव फॉर्मेट में। क्रिकेट के, फुटबॉल के अराउंड मूव कर रहा है 3 डायमेंशन में। तो पहले क्या होता था, देयर वाज फिक्स्ड एंड स्टेशनरी पाथ। ये देखो r का वैल्यू इज ऑलवेज सेम, but in this one r is always changing, and theta 1, theta 2, theta 3, मतलब this path is function of जो भी एंगुलर पोजीशन थीटा, दिस इज नॉट द थीटा ये नहीं है, ठीक है ना। एंगुलर पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऐसा लिखा गया है। एंड radial position r is also changing, so this is function of r and function of theta। ये तुमको लग रहा है कि ये सब क्या चलने लग गया, तो थोड़ा सा मैं बात करूंगा बस, क्योंकि y इक्वल्स टू तुमने 3x लिखा, दिस इज वेरिएबल, so this is the variable theta and r, वैसा मेरे कहने का मतलब है। this is written as what, y is fx, function of x। बिल्कुल सेम थिंग इज हियर ऑल्सो। अगर सेम थिंग इज हियर ऑल्सो, देन
अब प्रॉब्लम ये है कि ये 3 डायमेंशन में है। अभी तक तू जो वेक्टर पढ़ता था आर, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो यहाँ पे तुम क्या लिखता था थोड़ी देर के लिए, सपोज 3i एंड 4j, मतलब एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे कितना 4, बट दिस इज अ लीनियर। यहाँ पे क्या हो रहा है रे बाबा, एट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ टाइम ये सब चेंज होता जा रहा है, ये ऐसा मूव कर रहा है, वो भी एक एक्सिस नहीं, 2 एक्सिस नहीं, बल्कि 3 एक्सिस है। तो दिस आर itself is the function of what, x axis, y axis and z axis पर, मतलब वो हमेशा चेंज होता जा रहा है। इट इज जस्ट लाइक, थोड़ी देर के लिए मैं बोल दूं x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस पर नहीं समझ में आ रहा है, आंख बंद करके बैठ जाएंगे। कबूतर देखा है पीजन को, पीजन को जब कोई भी उसको मारने के लिए आता है, बिल्ली पकड़ने के लिए आते हैं, आंख बंद कर लेता है, वो सोचता है कि मुझे बिल्ली ने नहीं देखा। अरे तेरे आंख बंद करने से क्या होगा, वैसे ही समझ ले, थोड़ी देर के लिए तूने आंख बंद कर लिया, केमिस्ट्री बाहर से जा रही है, ऐसा टाइप का है, कुछ भी हो सकता था। सपोज दिस इज द आर का इक्वेशन है, जो कि हाईली कॉम्प्लिकेटेड, जब तुम बीएससी एमएससी में जाएगा, एमएससी फर्स्ट ईयर में जाता है तब वहां पे पढ़ाया जाता है। आईआईटी में हम लोग को फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम डे 2 डे 3 में ये सब कराया जाना स्टार्ट हो जाता है। तो डेट इज, आई मीन दिस इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड। मेरे कहने का मतलब ये था, क्योंकि मैं तुमको वैसे बोल करके छोड़ देता तो हो सकता है तुम बोलते कि क्या चल रहा है सर। तो अब तुम सोचो कि दिस इज इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और तुम्हें इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालना है विथ making an angle theta with the x axis, making an angle phi with z axis. Now you are having 5 variables x, y, z, theta and phi, which is next to impossible to solve all this in NEET JEE mains level तक। इसलिए अगर तुम लोग बोलो तो मैं इसको फ्रूटफुली छोड़ देता हूं, है ना, ये सब समझाने वाली बात, डायरेक्टली काम की बात आए, क्योंकि तुम इसको अगर बोलोगे तो मैं वो भी डिफरेंशिएट करके दे सकता हूँ इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में। इसीलिए इसका आता है सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव। थोड़ा सा जे एडवांस होते तो हम लोग फ्लेवर लेते, बट मुझे लगता है जरूरत नहीं है। मुझे भी लगता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को मुझे आराम से रेस्पेक्टफुली छोड़ देना चाहिए, अगर तुम लोग बोलते हो तो, ठीक है ना। बट दैट इज गिवन इन ईच एंड एवरी टेक्स्ट बुक, तो इसलिए मुझे ये तो कराना ही पड़ेगा। दैट इज गिवन इन सीबीएसई एज वेल एज महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक, इट्स सॉल्यूशन, ओनली एक्सप्रेशन। अच्छा ध्यान से ये देखो बेटा, ये स्मॉल h नहीं है, ये नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, h क्रॉस है। आईआईटी में हम लोग h कटा बोला करते थे, तो दिस इज डिफरेंट वन, बताता हूं क्या है। नहीं तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि सबने अपनी स्टाइल में वो लिखा हुआ है। अरे दिस इज h क्रॉस इटसेल्फ h/2 पाई हुआ करता है। तो तुम्हारे बुक्स वगैरह में h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई किया बिकम 8 पाई स्क्वायर m, और इसको इधर मल्टीप्लाई करके रखा है। बात तो वही है, सभी जगह मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो h स्क्वायर नीचे आ जाएगा तब, लेकिन हमने ऐसा लिखा है। एंड उल्टा डेल्टा जो है बेटा, ये कोई डेल्टा नहीं, दैट इज कॉल्ड एज डेल ऑपरेटर,
आगे तुम जाओगे तो इसको कैपिटल एच ऐसा लिखेगा ऊपर कैप, दैट इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, नॉट रिक्वायर्ड। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ये डिफरेंशिएशन है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है, बट जान लूं मैं। उल्टा डेल्टा का मतलब स्क्वायर नहीं है बाबा, वो 2 बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार। अभी कौन सा एक्स वाई जेड का इक्वेशन जो लिखा था, तो ये प्लीज यहां तक तो मेरे टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है, एंड दोनों टेक्स्ट बुक में, आई मीन महाराष्ट्र बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड। तो दिस इज द इक्वेशन। ये मुझे थोड़ा सा आना चाहिए, सॉल्यूशन है, इससे मैं सॉल्यूशन निकाला करता हूं। सॉल्यूशन से तुम्हें पता चलेगा, सॉल्यूशन से पता चलेगा, सॉल्यूशन से पता चलेगा उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, कहां जा रहा है, कौन सा मैक्सिमम स्पेस ले रहा है, मिनिमम स्पेस क्या ले रहा है, ऐसा इन 3 डायमेंशनल स्पेस एट एक्स वाई जेड। तो ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, इसलिए खत्म करते हैं। लेकिन तुमने पढ़ा होगा, दिस इज x इज द लेंथ dx, इंटीग्रेट किया x स्क्वायर बाई 2। इफ x is the length, then x square by 2, x is the length become l का स्क्वायर, become area। इसीलिए 4 pi r square is the area of the disk with small length of dr, integrate किया, you will get 4/3 pi r cube। this is nothing but volume। मतलब एरिया को इंटीग्रेट किया, वॉल्यूम पाया, लेंथ को इंटीग्रेट किया, एरिया पाया। क्यों ना मैं लेंथ को ही 2 बार इंटीग्रेट कर दूं, बात तो वही हुआ। पहले एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 भी होगा। तो कहने का मतलब है कि 2 बार किया तो डायरेक्टली यू विल गेट वॉल्यूम, व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन इन दिस वन। इस सब का मीनिंग क्या है, ये ले। दिस इज नथिंग बट, ये क्या है, ऑर्बिटल। क्यों ऑर्बिटल है, एक इंटीग्रेट करो 0 से r, और ये है ऐसा थीटा के टर्म्स में। What is orbital? This is nothing but space around nucleus where probability of finding electron is maximum। Space का मतलब होता है volume। So this is the volume around nucleus where probability of finding electron is maximum। अब समझ में आया? 0 आया तो नोड आ गया, अगर यही स्पेस मैक्सिमम आ गया तो then it is called as orbital। So this is the space around nucleus where probability of finding electron is maximum। Okay, please write, please write। This is nothing but volume, 2 बार इंटीग्रेट कर दिया, this is nothing but volume। अब सोचो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स, अब तक तुमने जितनी भी मैथमेटिक्स पढ़ी है 11th क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक, that is a part of this solution of Schrodinger wave equation। सोचो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ Schrodinger wave equation। क्योंकि अभी जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू भी अभी नहीं होता है ऐसे, उसको मैं फिल्टर करके मैट्रिक्स बनाता हूँ, मैट्रिक्स बना करके फिर देखता हूँ कौन सेटिस्फाई कर रहा है, फिर वो वैल्यू मैं लेकर के आता हूँ। दे आर कॉल्ड एज NLN, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
ये लिखना बड़ा आसान है, पूरी 11th क्लास में जो तुमने पढ़ा है, क्या सिंपल सा, वो सिंपल सा क्या है? वो सिंपल सा क्या है तुम्हारा? सिर्फ और सिर्फ वो फुल पोर्शन तुम्हारा सिंपल सा है, क्या है? कहने के लिए, कहने के लिए बेटा। अरे आगे जाऊं क्या? नोट कर लिया है तो? अरे आगे जाऊं क्या? अरे कोई भी, यही है बहस, मेरे समझ में नहीं आता है। भाई सभी लोगों ने मेहंदी वेहंदी लगा करके रखा हुआ है क्या? चलो भाई, सब लोग बोल रहे हैं बस सर आज तो बहुत ही हो गया, ये तो दिमाग ही खराब हो गया मेरा।